मेरा नाम मोहसिन है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। मेरे अब्बा के दोस्त की एक बेटी थी जिसका नाम तानिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी हसीन नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा मोटी थी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की थी कि जब वो अभी छोटी सी थी तो उसका रिश्ता मेरे लिए उसी वक्त पक्का कर दिया था। अंकल हफीज और मेरे वालिद की बचपन से ही दोस्ती चली आ रही थी। वो दोनों सगे भाइयों की तरह थे। हमारा एक दूसरे के घर भी आना जाना लगा रहता था। कोई पर्दे वाली बात नहीं थी। और अब्बा कहते थे कि उन्होंने अपने दोस्त भाई से वादा किया था। उनका दोस्त भी बहुत ज्यादा बीमार था। उनकी एक ही बेटी थी, इसलिए वो उसे कोई सदमा देना नहीं चाहते थे। लेकिन ये सोचकर मुझे दिन रात सदमा होता कि वो मेरी होने वाली बीवी है। जब वो हमारे घर आती तो मैं उसे देखकर हैरान रह जाता। वो मुझे पहले से ज्यादा मोटी लग रही थी। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अपनी अम्मी के सामने अर्जी पेश की तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती थी, जो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा कि आपको मेरे लिए मोटी मोटी लड़कियां ही मिलती हैं, मुझ में क्या खराबी है, मैं तो दुबला पतला हूँ। मेरी अम्मी ने कहा, तू तो मेरा शहजादा है, तुझे नहीं पता जब औरत की शादी हो जाती है फिर वो एक दो बच्चों के बाद वैसे ही मोटी हो जाती है। अभी पतली सी लड़की लेकर आएगा तो वो बाद में भी ऐसी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़की के नैन नकुश तो प्यारे हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, छोटी सी नाक है, रंग गोरा है, बस थोड़ी मोटी है तो अच्छी बात है। घर के काम आसानी से करेगी। ज्यादा पतली लड़कियों को तो हर टाइम मसले होते हैं, कमजोरी होती है, कमजोरी से बच्चे भी जाया हो जाते हैं। और औरत की शादी करवाते किस लिए हैं? वो घर के काम कर सके और बच्चे पैदा कर सके, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत सेहत तो होनी ही चाहिए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप कौन सी सदी में जी रही हैं? आजकल लोगों को ऐसी बीवी अच्छी नहीं लगती। मेरी माँ ने कहा कि तेरे बाप ने जुबान दी है, मैंने सारी जिंदगी तेरे बाप की इज्जत रखी है, अब मैं उनकी इज्जत कम नहीं करवाऊंगी। और वो लड़की इतनी बुरी नहीं है, इखलाक की बहुत अच्छी है। थोड़ी सी मोटी है तो क्या हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी नहीं थी, उसका वजन तो 90 किलो था। अभी हमारी शादी में 2 महीने बाकी थे, लेकिन मुझे लगता था शायद कि वो 100 किलो की हो जाएगी। मैं इस शादी को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि उनके दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करना होगी ताकि वो अपनी बेटी की खुशियां देखकर जाएं। हफीज चचा को मौत आ रही थी और मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैं यहाँ सबको मनाने के लिए बैठा था और उधर शादी की तारीख भी फाइनल हो गई। जबरदस्ती मेरी शादी तानिया से करवा दी गई। मैंने उनको आखिरी दफा जरूर कहा था कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे अपने खानदान की रस्मों में उलझा कर मेरी शादी करवा रहे हैं। लड़कियों के कंधों पर माँ बाप की इज्जत का बोझ होता है, लड़कों के कंधों पर तो नहीं। इस बात पर मेरे अब्बा ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की और कहा कि लड़कों के कंधों पर भी होता है। इस उम्र में अब तू मेरी बेइज्जती करवाएगा। मैं अपने मरते हुए दोस्त को इनकार कर दूं, सारा खानदान बातें करेगा और तेरी शादी किससे करवाऊं? अगर अब तूने इस तरह की कोई बात की या फिर शादी के बाद उस लड़की को खुश नहीं रखा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। इस बात पर तो मेरी माँ ने भी कहा, हाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है। हमें क्या पता बेटी वालों के क्या दुख होते हैं, किस तरह वो अपनी बेटी किसी गैर के साथ भेज देते हैं। मेरे अब्बा ने मेरी माँ से कहा कि शादी के बाद इसने तानिया से कोई बदतमीजी की तो मैं उसी का साथ दूंगा और इसे घर से निकाल दूंगा। बस फिर मैं मजबूर हो गया और मेरी शादी करवा दी गई। मुझे कुर्बान कर दिया गया। लोग मजाक में कह रहे थे कि ये शादी नहीं बर्बादी हो रही है। शादी वाली रात मैं घर से गायब हो गया क्योंकि मैं कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी क्योंकि कभी न कभी तो मुझे कमरे में जाना ही था। मेरे माँ बाप भी आराम से बैठने वाले नहीं थे। मुझे लगा कि शादी से थक गए होंगे, जाकर सो जाएंगे, लेकिन अब्बा मेरी तलाश में निकल पड़े। बचपन से मुझे जानते थे, उनको पता था कि मैं कहाँ गया हूँगा। मैं दोस्त के घर गया था, अब्बा भी वहीं आ गए थे। दोस्त ने झूठ बोल दिया कि मोहसिन यहाँ पर नहीं आया। अब्बा ने एक थप्पड़ उसे लगाया और अंदर आकर एक थप्पड़ मुझे लगा दिया।
اس کے بعد وہاں سے ابا نے مجھے مارنا شروع کیا اور گھر تک مجھے دھکے دیتے رہے، تھپڑ مارتے رہے، گالیاں دیتے رہے۔ اس کے بعد مجھے کمرے کے قریب لے جا کر کمرے کے اندر دھکا دیا۔ میں اندر گیا نہیں تھا بلکہ اندر گرا تھا۔ میری بیوی بھی حیران تھی کہ میرے والد صاحب نے کہا آج کے بعد کوئی اس طرح کی حرکت کی تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ سارے مہمان بھی حیران تھے، بلکہ مہمان تو مجھ پر ہنس رہے تھے کہ بڑا ہیرو بنا پھرتا تھا اور کس طرح کی بیوی ملی ہے۔ میری بیوی تیار ہو کر تو اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کا بھاری بھرکم وجود کسی طرح بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ میں جا کر چپ چاپ سو گیا۔ میں نے اس سے کہا اگر تم نے صبح گھر والوں کے سامنے جا کر کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی یا تمہارے ساتھ بات نہیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، آپ کی عزت رکھنا میری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، اس معاملے میں تو اس نے میری بات مان لی تھی، لیکن بس پھر کیا تھا، جب زندگی گلے میں پھنس جائے اسے نگلنا ہی پڑتا ہے۔ سب کچھ غلط ہو گیا تھا، مگر اب تانیہ میری بیوی تھی، مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھا، تانیہ سے دور دور ہی رہتا۔ اگر وہ میرے پاس آ کر بیٹھتی تو میں اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ تانیہ نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا تھا۔ پھر میں نے اپنا دماغ اپنے کام کی طرف لگا لیا۔ زندگی ایسے ہی گزرنے لگی۔ جب کسی جگہ بہت سے رشتے دار جمع ہو جاتے تو میرے ابا ہنس کر سب کو سناتے کہ یہ شادی والے دن بھاگ گیا تھا، لیکن میں بھی بڑا ضدی انسان ہوں، اسے پکڑ کر لے آیا، دو چار اسے لگا کر اوپر کمرے میں دھکا دیا اور کہا کہ اب یہی تیری بیوی ہے، تو نے آئندہ اس طرح کی حرکت کی تو میں بھی تیرا باپ ہوں، تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس کے بعد سے یہ ایسا تیر کی طرح سیدھا ہوا ہے کہ دوبارہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ میری بیوی سے بھی بار بار کہتے کہ یہ تنگ تو نہیں کرتا، سب ٹھیک تو ہے نا، باتیں تو نہیں سناتا، تب وہ کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ میں غصے میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا تھا، مگر وہ اس معاملے میں اچھی تھی، میری باتیں باہر نہیں بتاتی تھی۔ ابو تو اس کے آنے سے بہت خوش تھے، اب اس کے والد بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے ابا اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تانیہ گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے کر لیتی تھی، وہ موٹی ضرور تھی لیکن سست نہیں تھی، لیکن اب سب میرے پیچھے پڑے تھے کہ جلدی جلدی کوئی خوشخبری سنائی جائے، کیونکہ شادی کو 7 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں خود ہی اس سے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر وہ بچے پیدا کرتی تو پھر شاید دروازے سے اندر بھی نہ آ پاتی، اس لیے میں نے کہا بس ایسے ہی زندگی گزرتی رہے، میں اس کا اتنا وجود مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، بچے پیدا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، مجھے تو بستر سے نیچے دھکا دے دے گی، بستر پر تو میری جگہ ہی نہیں بچے گی، لیکن یہ تو اندر کی بات تھی، میں سب کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا، مگر سب گھر والے پیچھے پڑے تھے کہ بچہ پیدا کب ہوگا، اس لیے میں شرمندہ تھا۔ ایک روز میرے دوست نے کہا کہ بچہ نہ پیدا کرنے سے تیری بیوی پتلی تو نہیں ہو جائے گی، ہر روز ماں باپ کی باتیں سنتے ہو، بچہ پیدا کر لو، اچھی بات ہے، گھر میں بچہ آ جائے گا تو ماں باپ کا دھیان اسی طرف لگ جائے گا۔ میں نے دوست کی بات مان لی اور 10 ماہ بعد ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نواز دیا، سارے خوش تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں اس شادی اور زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، ایسے لگتا تھا گلے میں ڈھول باندھا ہوا ہے، ڈھول بھی اتنا بھاری ہے کہ اٹھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک روز رکشے میں مجھے ایک آدمی ملا اور مجھ سے متاثر ہو کر کہنے لگا کہ اسے بیٹی کے لیے رکشہ لگوانا ہے، اس کی بیٹی کو کالج چھوڑنا اور لینا تھا۔ وہ آدمی مجھے میرے منہ مانگے پیسے دینے کو تیار تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور اگلے روز میں اس کی بیٹی کو لینے چلا گیا۔ اس کا نام نمرا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو پہلی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، دبلی پتلی نازک پھول جیسی کمر، اور وہ بہت ہی پیاری تھی، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی تھا، اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ وہ بہت باتونی تھی، سارا راستہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک ہفتے میں ہی میں نمرا کے ساتھ بہت فری ہو گیا تھا۔ جب اس کو دیکھنے کے بعد میں اپنی بیوی کو دیکھتا تو وہ مجھے اور بھی زیادہ موٹی لگتی اور میں حیران رہ جاتا کہ صبح تو یہ اتنی موٹی نہیں لگ رہی تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن ابا کو کہتے سنا کہ بیٹی تم اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو۔ ابا کی بات پر کھانا میرے حلق میں پھنس گیا۔ امی نے مجھے پیچھے سے کمر میں ایک تھپڑ مارا
और कहा कि क्या हो गया है, ठीक तो हो ना। मैंने कहा कि ये क्या तरीका है, एक तो बंदे के गले में कोई चीज फंस जाए और ऊपर से सारे उसे मारने के लिए आ जाते हैं। मैं उठकर वहां से चला गया और हैरान होने लगा कि मेरे बाबा किस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरी बीवी पतली हो रही है, ये कहाँ से दुबली हो रही है। दरअसल बात ये हुई थी कि मेरी बीवी का वजन थोड़ा कम हो रहा था। शायद वो बच्चे को दूध पिलाती थी और घर के सारे काम भी करती थी, लेकिन इतनी मोटी थी कि थोड़ा बहुत कम होने से भी गुजारा नहीं चलने वाला था। उसको कम से कम भी 30-40 किलो वजन कम करने की जरूरत थी। मेरा उसकी तरफ से थोड़ा बहुत ध्यान भी हट गया था, जो शुरू शुरू में था। मैं काम पर जाता तो सारा रास्ता निम्रा को देखता रहता। वो मुझसे बातें करती रहती, वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती। इसका मतलब उसके दिल में भी कोई न कोई बात जरूर थी। निम्रा अक्सर मुझसे मेरी फैमिली के बारे में भी पूछती थी। मैंने उसे शादी के बारे में भी बता दिया था। वो हैरान रह गई। उसने कहा, तौबा तौबा, आपकी बीवी 100 किलो की है, फिर आपके साथ खड़ी होकर आपकी माँ लगती होगी। इस बात पर वो बहुत हंसी थी। फिर मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई। वो मजीद हैरान हुई। उसने कहा कि ये तो वाकई आपके साथ खड़े होकर आपकी माँ लगती होगी। आपकी माँ बाप को क्या हो गया था, क्यों आपकी शादी इसके साथ करवा दी? वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, उन्होंने दुश्मनी निकाली आपके साथ। मैंने कहा, मैं तो जलीलो ख्वार हो गया हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। इसको देखता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है, औलाद की वजह से चुप हो जाता हूँ। निम्रा ने कहा कि उसको तलाक दे दो। मैंने कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, नहीं तो मेरे वालिद साहब मुझे घर से निकाल देंगे और वो मेरे बेटे की माँ है। निम्रा ने कहा, फिर ठीक है, आपने अपने घर वालों की बात मान ली, उनकी इज्जत भी रख ली, उनकी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी सारी जिंदगी उसके पीछे ही बर्बाद कर दें। आप दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं, बल्कि 2-3 शादियां कर सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो आपके घर वालों को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको सीधा कह दीजिएगा कि पहले मैंने आपकी बात मान ली थी, आपकी इज्जत रख ली थी, अब आप मेरी बात माने। निम्रा ने तो जैसे मुझे अंधेरे में रोशनी दिखा दी थी। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी जिंदगी माँ बाप के कहने पर कुर्बान कर दी थी। क्या अब मैं अपनी मर्जी से किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था? मैं तो अभी भी पहले जैसा लगता था। 3 साल मैंने उसके साथ गुजार दिए थे, इतना काफी नहीं था क्या? और अगर मैं किसी और से शादी करता तो कौन सा उसको तलाक दे देता। लेकिन ऐसी लड़की कहाँ से मिलती जो सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मैंने वापसी पर आते हुए निम्रा से कहा कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जिसको ये सब कुछ पहले से पता हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और फिर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसने कहा कि कभी कभी कुछ लोग हमारे आस पास होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। इस बात पर मैं हैरान हो गया कि उसका इशारा किस तरफ था। उसका इशारा उसकी अपनी तरफ ही था। निम्रा 17 साल की थी और मैं 30 का होने वाला था, और मैं एक रिक्शा ड्राइवर था, और वो एक अच्छे और अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। वो मेरी दुख भरी दास्तान सुन रही थी। दूसरी शादी की बात शायद मेरे दिमाग में इसलिए डाल रही थी कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन वो तो कवारी थी। मैंने उसे कहा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? तब वो शर्माने लगी और कुछ देर बाद बिला झिझक उसने कह दिया कि मैं तो कब से यही चाह रही थी कि आप मुझसे ये बात पूछें, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन आप मर्द हैं और मर्द को तो 4 शादियां करने का हुक्म भी है। वो तो औरत होती है जिसकी एक दफा तलाक हो जाए तो माशरे में दूसरी शादी के लिए नामाकूल हो जाती है, लेकिन मर्द के लिए ऐसा यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं आएगी। मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ और अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिक्शा चलाते हैं, मैं तो आपको पसंद करती हूँ। अगर आप मान जाएं तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, मुझे वालिद साहब का डर है, अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। निम्रा कहने लगी कि वो बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, आप उनकी इकलौती औलाद हैं। ये सारी बातें आपको धमकाने के लिए हैं। माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी आपको घर से नहीं निकालेंगे। आपके बिना कौन है उनका जो उनको सहारा देगा? आपके सहारे ही से तो घर चलता है। मैंने कहा, ये बात बिल्कुल सही है,
अब्बू ने 2 साल से काम करना छोड़ दिया है, मुझे भी घर से निकाल देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, उस मोटी को कैसे पालेंगे, वो तो 4 बंदों का खाना अकेली खा जाती है। मुझे अपनी बीवी पर अचानक से गुस्सा आने लगा था, बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। निम्रा ने कहा कि हम निकाह कर लेंगे, मेरे पास बहुत से पैसे हैं और मैं अपने घर वालों से तंग हूँ। हम ऐसी जगह पर जाकर निकाह कर लेंगे जहाँ कोई भी नहीं होगा। मेरी एक सहेली का घर है, वो ज्यादातर अपने माँ बाप के घर रहती है क्योंकि उसका शौहर दूसरे मुल्क में होता है। उसके घर की चाबी मुझे आसानी से मिल जाएगी, वहीं पर निकाह कर लेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि इतनी प्यारी और कम उम्र लड़की मुझे मिल गई थी। वो शादी करने के लिए भी तैयार है, सारा प्लान भी खुद ही बना रही है। मुझे तो हैरत हो रही थी, खुशी के मारे मैं पागल हो रहा था जब अम्मी ने मुझे कहा कि क्या हो गया है, क्यों मुंह ही मुंह में हंस रहे हो, कौन से ख्वाब देख रहे हो। इस बात पर मेरी बीवी ने भी मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कुछ नहीं, वो किसी दोस्त की कोई बात याद आ गई थी। अम्मी ने कहा तुम्हारा बेटा 1 साल का होने वाला है, क्या दूसरा बच्चा पैदा करने का इरादा नहीं है? एक बच्चा पैदा करके जिम्मेदारी खत्म हो गई तुम्हारी। मुझे इस घर में रौनक चाहिए। अब खैर से मुझे एक पोती चाहिए, पोता तो अल्लाह ताला ने दे दिया है, तुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। शादी के शुरू में जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाएं तो बेहतर होता है, वरना बाद में बहुत से मसले बन जाते हैं। उसके बाद तो तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी बीवी भी बूढ़ी हो जाएगी, फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? एक ही दफा सारी मुसीबत उठा लो, बाद में परेशानी नहीं होगी। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ को बच्चे पैदा करने की पड़ी है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने अम्मा को कह दिया कि हाँ ठीक है, आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मैंने निम्रा को कहा कि हम इसी हफ्ते निकाह करेंगे, हमें ये काम जल्दी करना होगा। उसने अपनी सहेली से घर ले लिया और वो वहीं पर तैयार हुई। मैंने उसके लिए सारा सामान लाकर दिया, वो दुल्हन बन चुकी थी और मैंने 4 गवाहों का इंतजाम भी कर लिया। निकाह की रस्म के लिए मौलवी साहब को भी बुला लिया। वो अंदर कमरे में बैठी थी। मौलवी साहब अंदर गए, उन्होंने मुझे कहा लड़की ने दस्तखत कर दिए हैं। निम्रा ने अपनी एक सहेली को भी बुलाया हुआ था जिसने बुर्का पहना हुआ था। मैंने 3 बार कबूल है बोलकर दस्तखत कर दिए थे। मेरा निम्रा के साथ निकाह हो गया था। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सारे गवाह और मौलवी साहब वहां से चले गए। निम्रा घूंघट ओढ़कर बैठी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसे लगा आज मेरी पहली शादी हुई है और आज मेरी जिंदगी शुरू हो गई है। जब मैं आगे बढ़ा, वो अपना लहंगा फैलाकर बैठी थी, इसलिए ऐसी लग रही थी। मैंने जैसे ही जाकर उसका घूंघट उठाया तो मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी गर्दन दबा दी है। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया क्योंकि वो मेरे सामने निम्रा नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी बैठी थी जो आज फिर से दुल्हन बनी हुई थी। लेकिन वो आज तो बड़ी स्मार्ट लग रही थी और खूबसूरत भी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बीवी ने कहा। मैं जो कर रही हूँ वो छोड़ो, मुझे आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे धोखा दे रहे हैं, दूसरी शादी करने चले थे और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। मेरे माँ बाप भी वहां पर आ गए। मेरे माँ बाप ने भी बहुत मुझे बातें सुनाई। उन्होंने कहा बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने देखा तो निम्रा भी वहीं खड़ी थी, वो बुरी तरह हंस रही थी। उसने कहा हमारा कोई निकाह नहीं हुआ क्योंकि जब मौलवी साहब अंदर आए थे तो मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे बल्कि आपकी बीवी ने ही किए थे। आपकी बीवी मेरी कजन है, मेरी मामू की बेटी है। जब आपने मुझे तानिया की तस्वीर दिखाई थी मुझे समझ आ गई थी। उसके बाद मैंने उसे फोन पर सब कुछ बता दिया। उसके साथ मिलकर ही प्लान बनाया था और तानिया को भी एहसास हो गया था कि आप उसके साथ खुश नहीं हैं। उसने फौरन एक लेडी जिम ज्वाइन की और देखें आज तानिया कितनी खूबसूरत और स्मार्ट लग रही है। निम्रा की बात बिल्कुल ठीक थी, तानिया तो बहुत बदल गई थी। फिर तानिया कहने लगी कि हम देखना चाहते थे कि आप किस हद तक जा सकते हैं। आप तो आखिरी हद तक चले गए। आज मुझे अपनी बीवी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लग रही थी। वो दुबली पतली हो गई थी। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और जब तक वो मुझे माफ ना करती मेरे माँ बाप भी मुझे माफ करने वाले नहीं थे। फिर मेरी बीवी ने मुझे माफ कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को कबूल कर लिया, अब उसी के साथ रहता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मैंने ठीक किया या गलत, और निम्रा ने जो मेरे साथ किया मुझे उसे माफ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने मेरे जज्बात के साथ खेला था।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔